हेलो एवरीवन, वेलकम। आप देख रहे हैं थर्ड वीडियो ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज हमें पढ़ना है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसके नाम थोड़े अलग अलग है। तो जब कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किसी एलिमेंट को देना पड़े, किस चीज़ के लिए? तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सिंपल वे में बताऊँ तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस एलिमेंट को देना है। देना है मतलब वो एनर्जी ले रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें एनर्जी देना पड़ता है। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमें इस एलिमेंट को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा और तब जाके हमें मेटल कैटायन मिलेगा या फिर उस एलिमेंट का कैटायन मिलेगा और हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। हमारा पर्पस क्या है कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, दैट इज वी सेड दैट कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या ये सभी आयनाइजेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सेम होती है? पहले तो आप ये समझ लो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या चीज़ें होती है। तो जब हम आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन कहने से अच्छा अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करना चाहे तो दैट इज अवर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम जितनी एनर्जी उसे देंगे एलिमेंट को, तब उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद में वो मेटल ऑलरेडी प्लस फॉर्म में आ गया है, वो एलिमेंट का कैटायन बन चुका है। कैटायन बन चुका है दैट इज उसका जो साइज है वो छोटा हो गया है। अभी प्लस चार्ज उस एलिमेंट का बढ़ गया है, दैट इज अब हम जिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे उसके लिए हमें ये फर्स्ट वाले से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरी होगी। मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये चीज़ को आप नोट करके रखें कि जैसे जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जीज, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालना बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ती जाएगी। अगर आप ट्रेंड लिखना चाहो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो सबसे कम होती है, जो सेकेंड होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थर्ड उससे भी बढ़ जाती है एंड सो ऑन। जितने जितने हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालना चाहेंगे उतने उतनी हमको एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी पर्टिकुलरली ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आगे आगे, मतलब इन सभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। कौन इतनी ज़्यादा एनर्जी देना चाहेगा, कौन इतनी ज़्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो दैट इज़ वी कैन से दैट कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी मैं आपको एक वेरिएशन या फिर हमने जो अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखना शुरू किए हैं उसमें ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वी आर सीइंग पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या शो करता है? जैसे हम हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। लेफ़्ट टू राइट मूव करने से अभी ऐसा क्यों हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ गई? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें वैसा क्या हुआ, हमारा जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया। ये साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहा। उसके वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो छोटे साइज़ का हो गया। जो भी हमने एलिमेंट देखा उसका स्ट्रक्चर छोटे साइज़ का हो गया।
मतलब अब ये छोटे साइज़ का होने की वजह से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के रखा है, उस वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, उससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसे निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ वी कैन से दैट कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड सो दैट हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके, अभी ये जो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारी बढ़ती गई, ये ना थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन फॉर्म में या आप एक नोट फॉर्म में लिख सकते हो कि जो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट होते हैं और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट होते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रेंड से अलग चलते हैं, ये अपनी ही शान में चलते हैं। इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं, पहले आप एलिमेंट्स लिख लो कि सेकेंड पीरियड के बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, साथ ही थर्ड पीरियड के Mg, P एंड अर्गॉन, ये फॉस्फोरस एंड अर्गॉन, ये क्यों ऐसा करते हैं भला? मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो ग्रेजुअली कम ना होते हुए बढ़ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है। ये जो तीनों है ना, ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ऐसी हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहने के वजह से उनका जो स्टेबिलिटी में एक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। सो दैट इनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इन लोगों को जो एनर्जी लगती है ये और ज़्यादा देनी पड़ती है। ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड नेचर, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को आप मेंशन करके रखो कि कोई भी एलिमेंट अगर आपको हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड ऐसा अगर दिखे तो उसको एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सेकेंड पीरियड का बेरिलियम जो है ये हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं, राइट। ये लेफ़्ट साइड में देखने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 1s2 2s2 इस प्रकार से होता है। अभी हमें पता है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। साथ ही अगर मैंने नाइट्रोजन लिया 1s2 2s2 2p3, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हम देख पा रहे हैं। सो दैट दिस इज हाफ फिल्ड, और नियॉन जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाके ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। सो दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सच हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स या ऑर्बिटल्स इज मोर। तो अभी हमने पीरियड में ये ट्रेंड देख लिया। अभी हम थोड़ा ग्रुप की बात कर लें। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होना मतलब न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होना। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे एक एक शेल उसमें ऐड होती जाती है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें एक एक शेल ऐड होती जाती है, जिसके वजह से हमारा साइज़ बढ़ता है और हमने इसको डोमिनेंट फैक्टर माना था। तो अभी क्योंकि यहाँ पे साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा हल्का सा वीक हो जाता है। सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होगा। सो वी कैन ईजिली रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन रादर गिविंग मोर आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसे दिया तो भी ये निकल जाएगा। अभी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है। ये तो एक मैंने रीज़न आपको बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। अभी एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा झगड़ा करते हैं, उस टाइप में मुझे ये लगता है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये दोनों इफेक्ट जो है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे लगते हैं। मतलब ये इफेक्ट किसके होते हैं, ये अंदर के ऑर्बिटल के होते हैं, और ये बाहर के ऑर्बिटल पे ये इफेक्ट लगाते हैं। मतलब सपोज मैंने ऐसा लिखा S P D एंड F, तो ये S वाला ऑर्बिटल अपना शील्डिंग इफेक्ट ये F वाले ऑर्बिटल पे लगाएगा। मतलब अंदर की शील्डिंग, अंदर के इलेक्ट्रॉन, अंदर के ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ये बाहर के ऑर्बिटल के ऊपर लगने वाला है। ये एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है और किस पर लगता है, ये एक पॉइंट हो गया। अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि ये न्यूक्लियस होता है और ये उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी बात ऐसी होती है कि इनर शेल्स की वजह से जो आउटर शेल्स है या फिर जो वैलेंस शेल है वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सप्लोर करते हैं। मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये आउटर वाला ऑर्बिटल जो है इसको अंदर, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं जाने देते। दैट इज इलेक्ट्रॉन को तो अंदर जाना नहीं, बट ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तक नहीं पहुंचने देते। मतलब अंदर के शेल वाले जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसे जो शैतान बच्चे होते हैं ना उस टाइप से होते हैं। तो इनर शेल न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखता है, आप ऐसे कह सकते हो। ये जो अंदर की शेल्स आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखता है। और ऐसे समझो कि ये तीनों बालवीर के जैसे है और ये कोई शैतान आया है, ये जाना चाहता है, बट ये तीनों ने न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं जाने दे रहा है। ये काम होता है अंदर की शेल का। दैट इज़ ये अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर के शेल पर ज़्यादा लगाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, आपको पता है कि SPDF 4 ऑर्बिटल होते हैं, SPD एंड F। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना सबसे ज़्यादा S का, फिर P का, फिर D का एंड फिर F का। तो F जो होता है ना ये आउटर मोस्ट रहता है, इसको सब अपना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगाते नहीं आता है। S जो है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को, दैट इज F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखता है, वो उसको न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस तक आने ही नहीं देता। दैट इज वो। तो अभी डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक शेल इस स्ट्रक्चर में ऐड होता जाता है। जितनी ज़्यादा शेल्स ऐड हुई उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो स्क्रीन करेंगे। मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर ही रहेगा, उसको अंदर आने ही नहीं मिलेगा। अगर वो बाहर रह रहा है तो उसको रिमूव करना इजी हो जाएगा। सो व्हाट, जितनी हमें आयनाइजेशन एनर्जी उसे देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। तो ये क्योंकि हमें ऑर्बिटल्स बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा, सो वी कैन से दैट डाउन द ग्रुप अवर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। ये डिक्रीज़ होने के हमने दो रीज़न देखे, एक उसकी एटॉमिक साइज़ और दूसरा हमने ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा कि जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप वो ज़्यादा ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे। मतलब बाहर का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और अभी यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर जो आता है अगेन, दैट इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो अभी जैसे एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बढ़ना चाहिए। अभी अगर न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन बढ़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर एक बार पहले जो दो फैक्टर्स हमने देखे थे, दो फैक्टर्स ये, दैट इज़ हमारा एटॉमिक साइज़ वाला और हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला, ये दो फैक्टर्स हो जाते हैं डोमिनेंट। दैट इज़ अगेन ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज करके आउटर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन होना, ये फैक्टर हम इग्नोर करते हैं और हम ओवरऑल ये बोलते हैं कि इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस and so that ionization energy, that is energy required to remove electron, is
इज डिक्रीजेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम चले, हमने ये रिजल्टेंट देख लिया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन ने बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस किया है। जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन तक जाता है वो उसने बहुत कम एक्सपीरियंस किया है। देयरफॉर इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हम आज के वीडियो का एक लास्ट पोर्शन देख लें, दैट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये अबाउ फैक्टर्स जो हमने देखे हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी को चेंज करने में, इसका ट्रेंड डिसाइड करने में ये भी एक फैक्टर इस तरह से है। इसे हमने नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स कहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। लेट्स सी, अगर मैंने बेरिलियम और बोरॉन ये दोनों ले लिए, यहाँ पे 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैं लिख सकती हूँ 2s2 2p1। अभी ये दोनों सेम पीरियड के हैं, राइट। अभी इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 2 है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 है, बट स्टिल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर दैन बोरॉन। तो ये ऐसा क्यों है? बेरिलियम से आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा क्यों है? तो देखिए, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन ये 2p से निकल रहा है। लेट मी राइट वन मोर टाइम, 2s2 2p2 2p1। तो यहाँ पे ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकल रहा है, बट बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल से निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऐसा कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर दैन बोरॉन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पेनिट्रेशन पावर का। जो 2s ऑर्बिटल होता है ना, 2 तो चलो दोनों में कॉमन है, बट जो s ऑर्बिटल पर्टिकुलरली होता है इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। ये पर्टिकुलर s ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं। ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक ईजीली पहुँचेंगे। न्यूक्लियस तक ईजीली पहुँचेंगे मतलब पेनिट्रेट ज़्यादा कर पाएंगे। अभी ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, दैट इज़ वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। एंड सो व्हाट, ये अगर न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो वो रिमूव ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ s इज कंपैरेटिवली ग्रेटर दैन p, देयरफॉर हम p का इलेक्ट्रॉन ईजीली निकाल सकते हैं। अगर p का इलेक्ट्रॉन हम ईजीली निकाल सकते हैं मतलब बोरॉन को हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो इन फैक्टर से हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जो पेनिट्रेशन पावर है, हमने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा पेनिट्रेशन पावर, ये s का सबसे ज़्यादा होता है। सो वी कैन राइट हियर s इज ग्रेटर दैन p, ग्रेटर दैन d, ग्रेटर दैन f। पेनिट्रेशन पावर मतलब मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आने का पावर। तो इस तरह से किन फैक्टर्स का आयनाइजेशन एनर्जी पर किन चीज़ों का आयनाइजेशन एनर्जी पर इफ़ेक्ट होता है, पीरियोडिक टेबल में वो ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, ये चीज़ें हमने देखी। इसकी आप नोट्स बना लीजिएगा, उसे रिवाइज करना। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का इफ़ेक्ट एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर होता है। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।